कहानी शुरू होती है वोंग हान से, जो एक फूड डिलीवरी गाय है और जो कि सिटी की सड़कों पर अपनी रेड मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ा रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक अनजान लड़की की आवाज आती है जो कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है। वो इस बारे में उससे बात करना चाहती है, लेकिन डिलीवरीज में बिजी वोंग हान इसको एक स्कैम कॉल समझकर अनसुना कर देता है। वो उससे कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है और गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद वो फिर से ट्रैफिक के बीच से तेजी से निकल जाता है। जल्दी वोंग हान अपने XX फूड डिलीवरी सेंटर पहुंचता है, जहां उसके को-वर्कर्स बाहर खड़े गॉसिप कर रहे होते हैं। मुंह में सिगरेट दबाए वो अपने एक मोटे को-वर्कर से पूछता है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है। वो दोस्त बताता है कि शहर की सबसे प्रेस्टिजियस सू फैमिली की बेटी शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी कर रही है। ये टॉपिक वोंग हान के लिए बिल्कुल बेकार था। फिर वो दोस्त अपने फोन में उस खूबसूरत लड़की की फोटो दिखाता है और कंप्लेन करता है कि ऐसी परफेक्ट लड़की का उस अमीर बाप के बेटे से शादी करना बिल्कुल वेस्ट है, जिसे वो एक बदसूरत और निकम्मा आदमी कहता है। जैसे ही वोंग हान उस फोटो पर नजर डालता है, वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है। उसका दोस्त तुरंत फोन वापस खींच लेता है और वोंग हान की मेमोरी क्लियर हो जाती है। दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि इतनी अच्छी लड़की ऐसे बेकार आदमी के लिए बर्बाद हो रही है, लेकिन वोंग हान उस लड़की को पहचान चुका था। ये वही नशे में धुत लड़की थी जिसने एक बार उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये वही लड़की है जिसने उसे थोड़ी देर पहले कॉल किया था। वो सोचने लगता है कि शायद वो कॉल कोई स्कैम नहीं था। सीन एक महीने पीछे जाता है। सू फैमिली की बेटी सूची एक होटल के हॉलवे में लड़खड़ाते हुए चल रही है। उसे चक्कर आ रहे थे और उसे शक था कि चिन्हाओ नाम के एक आदमी ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो अपने रूम 809 की तरफ बढ़ती है, लेकिन नशे की हालत में वो रूम नंबर गलत पढ़ लेती है। उसे एक दरवाजा हल्का सा खुला मिलता है और वो सोचती है कि शायद वो इसे बंद करना भूल गई थी। उस कमरे के अंदर वोंग हान अपने बेड पर बैठा बहुत उदास हैवी ड्रिंकिंग कर रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे उसे एक अपॉर्चुनिटी के लिए ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उसका ऑरा बहुत इंटेंस है और अब उसे अपनी डिलीवरी जॉब ही करनी पड़ेगी। जब वो नशे में धुत अपने बेड पर बैठा था, तभी सूची लड़खड़ाते हुआ उसके कमरे में घुस जाती है और सीधा उसके बेड पर गिर जाती है। नशे और बुखार में वो वोंग हान को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा सर घूम रहा है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। खुद भी नशे में होने के बावजूद वोंग हान उसकी खूबसूरती में खो जाता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी स्टनिंग है। जब वो उसके और करीब आकर मदद मांगती है तो वो घबरा जाता है, ये सोचते हुए कि क्या ये कोई सपना है। वो अपनी मुट्ठियां बंद कर लेता है और उसके पास शराब की एक बोतल गिरी हुई थी। इस इंटेंस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए सीन वापस प्रेजेंट में आता है। वोंग हान इन्हीं यादों में खोया अपने दोस्त के फोन में सूची की फोटो को घूर रहा था। उसका मोटा दोस्त फैटी नोटिस करता है कि हान कहीं खोया हुआ है और उसका नाम पुकारता है। फैटी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, सबको याद दिलाते हुए कि कैसे हान हमेशा बड़ी बड़ी कहानियां बनाता है, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल मूवी स्टार के साथ सोया था। वो ताना मारते हुए पूछता है कि क्या अब हान ये दावा करेगा कि उसने सू फैमिली की बेटी के साथ भी कुछ किया है। बाकी को-वर्कर्स भी हंसने लगते हैं और उसकी पुरानी कहानियों को याद करते हैं, जैसे कि वो एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था या बीजिंग की एक एलीट फैमिली का टॉप डॉग था। लेकिन वोंग हान शांत रहता है। वो एक सिगरेट जलाता है और उनसे कहता है, तुम लोग नहीं समझोगे, और फिर एक रहस्यमय अंदाज में कहता है, मेरी असलियत सबकी आंखों के ठीक सामने है। जैसे ही एक दोस्त उसके दावे वो खारिज करने वाला होता है, उनकी बातें रुक जाती हैं। एक रेड कलर की चमचमाती हुई लग्जरी स्पोर्ट्स कार उनके डिलीवरी सेंटर के सामने आकर रुकती है, जिसे देखकर सभी ड्राइवर्स हैरान रह जाते हैं। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुलता है और एक पतला सा पैर हाई हील के साथ बाहर निकलता है। जो लड़की बाहर आती है वो सूची थी, जो बेहद शांत और एलिगेंट लग रही थी। वोंग हान के को-वर्कर्स उसकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं। उनकी आंखें दिल बन जाती हैं और वो उसे टोटल नॉकआउट कहते हैं। जब वो उनकी तरफ बढ़ती है तो एक आदमी उसे फोटो से पहचान लेता है। उन्हें झटका लगता है कि सू फैमिली की वारिस उनके सामने खड़ी है और वो समझ नहीं पाते कि वो उनके इस मामूली से डिलीवरी सेंटर पर क्या कर रही है। सूची वोंग हान के पास आती है, जो कैजुअली स्ट्रेच कर रहा था, और पूछती है, तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? उसके को-वर्कर्स जो अभी उसका मजाक उड़ा रहे थे बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंग हान सच में मशहूर सू फैमिली की बेटी को जानता है। वोंग हान एकदम कूल रहते हुए प्रिटेंड करता है कि उसने कोई मिस्ड कॉल नहीं देखी और शांति से पूछता है कि क्या बात है। सीधे पॉइंट पर आते हुए सूची उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनते ही उसके को-वर्कर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो विश्वास न करते हुए चिल्लाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अमीर और खूबसूरत लड़की उनके दोस्त के बच्चे की मां बनने वाली है। एक दोस्त कसम खाता है कि वो अब कभी नहीं कहेगा कि हान झूठ बोलता है। वोंग हान खुद भी इस बात से चौंक जाता है और अपनी आंखें मलते हुए पूछता है, क्या तुम श्योर हो? सूची एक ठोस एक्सप्रेशन के साथ उसे कहती है कि वो उसके साथ हॉस्पिटल चले, सब प्रूव हो जाएगा। जब वो अपनी कार के पास इंतजार करती है तो उसके को-वर्कर्स उसे तेजी से उसके साथ जाने को कहते हैं। स्ट्रेस्ड वोंग हान जाने का फैसला करता है और अपने एक दोस्त को उसकी शिफ्ट कवर करने के लिए कहता है। फिर वो दोनों उसकी रेड कार में तेजी से निकल जाते हैं, अपने हैरान को-वर्कर्स को पीछे छोड़कर। कार के अंदर का माहौल काफी टेंस था। वोंग हान पूछता है, क्या ये बच्चा सच में मेरा है?
सूची रूखेपन से जवाब देती है, मैं इतनी सीरियस बात पर झूठ क्यों बोलूंगी। वोंग हान एकदम रेजोल्यूट होकर कहता है, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं तुम दोनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सूची उसे एक अजीब निगाह से देखती है और हंसती है, पूछते हुए कि वो अपनी इस डिलीवरी जॉब की कमाई से कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस बात से बेपरवाह वोंग हान आराम से पीछे टिक जाता और कॉन्फिडेंस से कहता है, ईमानदारी की कमाई में कोई बुराई नहीं है और तुम दोनों को सपोर्ट करना मेरे लिए कोई इशू नहीं होगा। सूची उसे जैंग निंग के पावरफुल सू फैमिली में अपने स्टेटस की याद दिलाती है। वोंग हान इस बात को हवा में उड़ा देता है, कहते हुए कि ये स्टेटस वेटस सबसे बेकार की चीज है। उसके इस बेपरवाह एटीट्यूड से चिढ़कर सूची जोर से एक्सीलरेटर पर पैर दबा देती है, जिससे कार बुरी तरह झटका खाती है और वोंग हान आगे की तरफ गिर जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, तुमने ये जानबूझकर किया है, ऐसा क्या खास है सू फैमिली में। उनका ये तनाव भरा सफर एक बड़े हॉस्पिटल के सामने आकर खत्म होता है। सूची कार पार्क करती है और शांति से कहती है, हम पहुंच गए। जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं, सूची वोंग हान को चेतावनी देती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को इतने हल्के में ना ले। वो उसे उन गंभीर परिणामों की याद दिलाती है जो उसे झेलने पड़ेंगे अगर उसके परिवार को पता चला कि एक फूड डिलीवरी गाय ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर वोंग हान को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से कहता है, ये मेरे लिए कोई मजाक नहीं है, अगर ये बच्चा मेरा है तो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लूंगा। उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सूची उसे अंदर आने को कहती है। वो हॉस्पिटल के हॉलवे से गुजरते हैं। सूची उसे एक दरवाजे की तरफ ले जाती है जिस पर ऑपरेटिंग रूम लिखा था। वोंग हान शॉक होकर रुक जाता है और पूछता है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। सूची एक दृढ़ निश्चय के साथ पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, जिससे वोंग हान को एहसास होता है कि उसका असली इरादा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है। पैनिक होकर वो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे मिन्नतें करता है, मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तभी एक नर्स आती है और सूची को बताती है कि उसके प्रोसीजर का टाइम हो गया है। सूची वोंग हान को एक हल्की सी अजीब मुस्कान के साथ देखती है, नर्स से सहमत होती है और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चली जाती है। वोंग हान उसे पीछे से उम्मीद भरी आवाजें देता रह जाता है। वो बंद दरवाजे के बाहर बेबस और फ्रस्ट्रेटेड खड़ा रहता है, ये सोचते हुए कि वो इस जिद्दी लड़की को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग रूम के अंदर सूची पेशेंट गाउन में टेबल पर लेटी हुई थी। एक सर्जन पूछता है कि क्या वो तैयार है। जैसे ही दूसरा सर्जन एक सिरिंज तैयार करता है और उसे रिलैक्स करने को कहता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन आखिरी सेकंड में प्रोसीजर शुरू होने से ठीक पहले वो अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकने को कहती है। इस दौरान वोंग हान वेटिंग एरिया में थक कर बैठा हुआ था। उसने हार मान ली थी, ये सोचते हुए कि अगर वो बच्चा नहीं चाहती तो वो उसे रोक नहीं सकता। अचानक ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और सूची बाहर आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वोंग हान उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो जाता है और घबराहट में पूछता है कि वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई। क्या आजकल सर्जरीज इतनी फास्ट होने लगी हैं? सूची, जिसे कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा था, परेशान वोंग हान से कहती है कि वो थक गई है और उसे घर छोड़ दे। वोंग हान कॉन्फिडेंस से तैयार हो जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि वो तो फाइटर जेट भी उड़ा सकता है। इसके बाद वो उसकी रेड स्पोर्ट्स कार की ड्राइवर सीट पर बैठता है और हॉस्पिटल से लुवान नाम के एक अमीर इलाके की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी में जब सूजी आराम कर रही थी, वोंग हान को एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से एक आदमी उसे बताता है कि आज रात जियान टावर में एक बिडिंग इवेंट है और ओल्ड मैन चाहते हैं कि वो वहां जाए। कॉल करने वाला ये भी बताता है कि चेंबर प्रेसिडेंट लिन चैंग यान उनकी साइड पर है। वोंग हान शांति से इन इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, जिससे उसकी लाइफ की एक पावरफुल और मिस्टीरियस साइड का इशारा मिलता है जिसके बारे में सूची को कुछ नहीं पता था। जल्द ही वो सू फैमिली के एस्टेट के एक बड़े से घर के सामने पहुंच जाते हैं। वोंग हान उनके आने का ऐलान करता है, जिससे सूची जाग जाती है। वो कार से उतरती है और उसे कहती है कि इससे पहले कि उसके घर वाले उसे देखें, वो वहां से चला जाए। वोंग हान नोटिस करता है कि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और उसे दरवाजे तक छोड़ने की ऑफर देता है, लेकिन सूची ठंडे अंदाज में उसकी चिंता को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके मामलों से दूर रहे। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी हील एक दरार में फंस जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरती हुई चिल्लाती है। कमाल की तेजी के साथ वोंग हान आगे लपकता है और उसे जमीन पर गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। जब वो उसे उठाने में मदद करता है तो वो उसे अनाड़ी कहकर चिढ़ाता है। गुस्से में सूची उससे पूछती है कि उसने क्या कहा और वो दोबारा कहता है, तुम हद से ज्यादा क्लमजी हो। गुस्से के एक झटके में वो अपनी पूरी ताकत से उसकी कमर पर चिंटी काटती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। अचानक इतना जोर लगाने से उसकी खुद की तबीयत बिगड़ जाती है और वो दर्द से कराहती है। उसकी तकलीफ देखकर वोंग हान उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे सूची सरप्राइज हो जाती है। वो उसे उस शानदार घर के अंदर ले जाता है और नरमी से सोफे पर बिठा देता है। फर्स्ट एड किट खोलकर वो उसके नंगे पैर पर दवा लगाना शुरू करता है, जिसमें गिरने से मोच आ गई थी। वो प्रोटेस्ट करती है,
उससे जाने को कहती है, लेकिन वो सख्ती से कहता है हिलना बंद करो। जैसे ही वो उसके टखने पर पट्टी बांध रहा होता है, उन्हें दो औरतें रोक देती हैं जो कमरे में दाखिल हुई थीं। ये दोनों यांग हुई हिन, सूची की माँ, और लिन सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सूची की माँ इस सीन को शॉक में देखती है और पूछती है कि उसकी बेटी क्या कर रही है। वोंग हान और सूची एक साथ एक्सप्लेन करते हैं कि उसके पैर में मोच आ गई है। फिर अपनी हैरान माँ को देखते हुए सूची शांति से ऐलान करती है कि उसका बॉयफ्रेंड बस उसे दवा लगाने में मदद कर रहा था। ये सुनकर वोंग हान के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी माँ यांग हुई मिन और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। यूनिफॉर्म पहने वोंग हान की तरफ कांपती हुई उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाती है, क्या ये आदमी सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अपनी बेटी के इस ऐलान से परेशान यांग हुई मिन गुस्से से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये डिलीवरी गाय कौन है? कुछ पल की चुप्पी के बाद सूची अपनी बात से पलट जाती है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। वो बताती है कि उसके पैर में मोच आ गई थी और इस आदमी ने बस उसे अंदर आने में मदद की। उसकी माँ, जो अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी, सूची से कहती है कि उसने उसे डरा दिया था, उसे याद दिलाते हुए कि वो प्रेस्टिजियस चिन फैमिली में शादी करने जा रही है और कोई भी गलती नहीं कर सकती। वोंग हान, जो अब तक चुप था, माँ के साफ दिखते तुच्छपन से ऑफेंड हो जाता है और पूछता है, एक डिलीवरी गाय होने में क्या बुराई है? यांग हुईमिन हंसती है और चिल्लाती है, तुम एक लो क्लास घटिया आदमी हो जो अपनी औकात से बाहर सपने देख रहा है। सपने देखते रहो। उसकी इस बेइज्जती से वोंग हान के चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता है। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, सूची बीच में आती है। वो शांति से वोंग हान को कहती है कि अब वो जा सकता है और उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया कहती है। वह छोटा सा हम कहता है और मुड़कर चला जाता है। जब वो जा रहा होता है, सूची की बेस्ट फ्रेंड लिन शुए उसे एक सोचों में डूबे हुए एक्सप्रेशन से देखती है। उसके जाने के बाद यांग हुई मिन लिन शुए से कहती है कि वो सूची को उसके कमरे में ले जाए। गुस्से में वो किसी को ऑर्डर देती है कि जहां वो गंदा डिलीवरी गाय खड़ा था वहां फ्लोर साफ किया जाए। बाद में उसके बेडरूम में लिन शुए सूची को बेड पर बैठने में मदद करती है और तुरंत उस आदमी के साथ उसके असली रिश्ते के बारे में पूछती है। सूची शुरुआत में दावा करती है कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन लिन शुए उसकी बात नहीं मानती, कहते हुए कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकती क्योंकि जिस तरह से सूची उसे देख रही थी वो कुछ नहीं तो बिल्कुल नहीं था। अपनी दोस्त की समझदारी के सामने हार मानकर सूची सच उगल देती है। वो बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर लिन शुए के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, तुम प्रेग्नेंट हो। वो सूची के फैसले पर सवाल उठाती है, पूछते हुए कि सब लोगों में से एक डिलीवरी गाय ही मिला था। सूची बताती है कि उसने उस दिन बहुत ज्यादा पी ली थी और इसे एक गलती समझकर टाल देती है। लिन शुए उस पर जोर डालती है, पूछते हुए कि अब सूची क्या करने वाली है, उसे याद दिलाते हुए कि वो चिन फैमिली जैसे पावरफुल लोगों से अपनी प्रेगनेंसी हमेशा नहीं छिपा सकती। अपनी दोस्त को हैरान करते हुए सूची मजबूती से कहती है कि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है। लिन शुए को लगता है कि उसकी दोस्त पागल हो गई है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, बताते हुए कि उसने उस आदमी वोंग हान से बात की है और उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया है। लेकिन लिन शुए को इस पर विश्वास नहीं होता। वो सूची पर चिल्लाती है, होश में आओ, तुम सू फैमिली की बेटी हो। वो वोंग हान को एक मामूली डिलीवरी गाय कहकर डिसमिस कर देती है जो उसके लायक नहीं है और चेतावनी देती है कि अगर चिन फैमिली को पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस लेक्चर से थक कर सूची अपना हाथ उठाकर उसे रोक देती है और कहती है कि वो सब संभाल लेगी। वो टॉपिक बदलती है, पूछते हुए कि लिन शुए सिटी में वापस क्यों आई है। लिन शुए बताती है कि उसके दादा जैंग निंग में एक बड़े इंपॉर्टेंट बिग शॉट से मिलने और आज रात के बिडिंग इवेंट को देखने आए हैं, इसलिए वो उनके साथ आ गई। सूची के ओ कहने पर उसकी दोस्त चिढ़ जाती है। अचानक लिन शुए का एक्सप्रेशन बदलता है और वो कहती है कि उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। पास आकर वो सूची के कान में एक भयानक प्लान बताती है। अगर उसका राज खुल गया तो उसे बस ये कहना है कि उस डिलीवरी गाय ने उसका रेप किया था। सूची घिन से जवाब देती है, कितना घटिया आइडिया है। इस बीच वोंग हान सू एस्टेट से निकलकर उस एक्सक्लूसिव विला डिस्ट्रिक्ट में पैदल चल रहा होता है। वो अपना फोन निकालता है और बड़बड़ाता है कि इस एरिया में कोई टैक्सी नहीं मिलती। ठीक तभी एक चमचमाती काली कार उसके पास आकर रुकती है। वोंग हान देखता है कि एक शार्प सूट में एक आदमी कार से बाहर निकलता है। वो बुजुर्ग सिल्वर बालों वाला आदमी वोंग हान के पास आता है और अदब से उसे यंग मास्टर कहकर सलाम करता है। वो आदमी अपना परिचय लिन चिंग यून के रूप में देता है, जो जिलोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है, और बताता है कि वो उसे बिडिंग इवेंट तक ले जाने के लिए यहाँ आया है। वोंग हान अब सारी कड़ियों को जोड़ते हुए उस फोन कॉल को याद करता है और कंफर्म करता है कि उसके दादा ने उसे इस अरेंजमेंट के बारे में बताया था। इससे उसकी एक ऐसी छिपी हुई ताकतवर पहचान सामने आती है जिसका उसकी डिलीवरी ड्राइवर वाली लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था।
इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए वोंग हान लिन चिंग यून से कहता है कि बिडिंग से पहले उसे नहाकर कपड़े बदलने हैं। लिन चिंग यून अदब से सहमत हो जाता है और अपने यंग मास्टर के लिए कार का दरवाजा खोलते हुए सब कुछ अरेंज करने का वादा करता है। वो दोनों एक शानदार काली लिमोजीन में वहां से निकल जाते हैं। सीन बदलता है और हमें एक बड़े से बॉलरूम में चल रहे बस्लिंग बिडिंग इवेंट पर पहुंचते हैं जो अमीर मेहमानों से भरा हुआ है। वोंग हान वहां पहुंचता है और अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी डिलीवरी जैकेट उतार कर एक शार्प टेलर मेड सूट पहन लिया था जिसमें वो भीड़ को देखते हुए काफी पावरफुल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। जब वो एक खिड़की के पास खड़ा होता है तो उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। ये सूची की बेस्ट फ्रेंड लिंगस्यू थी जो एक शानदार सफ़ेद इवनिंग गाउन में थी। वो तुच्छपन से उसके पास आती है और पूछती है, एक डिलीवरी गाय इतने एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता वो खुद ही एक नतीजे पर पहुंच जाती है और इल्ज़ाम लगाते हुए पूछती है, क्या तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। इससे पहले कि वोंगलान उसे सही कर पाता वो उसका हाथ पकड़ती है और ज़ोर से उसे एक तरफ खींचती है, ये कहते हुए कि उसे बात करनी है। एक कोने में ले जाकर वो उसे कन्फ्रंट करती है और कहती है, सूची मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है। वो उसे गुस्से में चेतावनी देती है कि अगर बच्चा पैदा होने पर उसने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो वो उसका जीना हराम कर देगी। ये सुनकर वोंग हान बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है, मुझे लगा सूची ने हॉस्पिटल में बच्चा गिरा दिया था। लिंगस्वे गुस्से में उसे बताती है कि वो गलत है और सूची ने बच्चे को रखने का फैसला किया है। ये नई जानकारी वोंग हान को हिरा कर रख देती है और वो विश्वास न करते हुए सूची का नाम पुकारता है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब वो सर्जरी के लिए नहीं गई थी। लिंगस्यू उसकी हिचकिचाहट को ये समझकर कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है अपनी धमकी दोहराती है, अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। अपनी बात पर जोर देने के लिए वो अपनी स्टिलेटो हील को उसके जूते पर जोर से रगड़ती है जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है और वो एक अजीब सी संतुष्टि के साथ वहां से चली जाती है। जैसे ही लिंगस्यू जाती है बॉल रूम में एक अनाउंसर की आवाज़ गूंजती है जो मेहमानों को बताता है कि बिडिंग शुरू होने वाली है। वोंग हान जो अभी तक इसी सोच में था कि सूची ने बच्चा रख लिया है अब एक नई अर्जेंसी महसूस करता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वो फैसला करता है कि वो अपना काम जल्दी से खत्म करके उसे ढूंढने जाएगा। ठीक तभी एक बिजनेस सूट में एक औरत उसके पास आती है और अदब से उसे यंग मास्टर कहकर सलाम करती है। वो अपना परिचय लिू यूए उसकी नई असिस्टेंट के रूप में देती है जिसे चेयरमैन लिन चिंग यून ने असाइन किया था। उसे देखते हुए वोंग हान कहता है, अब चलने का टाइम हो गया है। वो दोनों एक पावरफुल प्रेजेंस के साथ मेन इवेंट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी जगह लेते हैं एक मोटा भड़कीले कपड़े पहना हुआ आदमी आगे की तरफ आता है। वो बड़े गर्व से वहां मौजूद लोगों को ऐलान करता है कि आज का मेन बिड न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट चिन फैमिली के नाम होने वाला है। अपनी मूंछ पर ताव देते हुए वो सबको चेतावनी देता है कि या तो उन्हें इज्जत दो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये अहंकारी आदमी चिन ले था, चिन फैमिली का सबसे बड़ा यंग मास्टर। वोंग हान अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि ये आदमी कौन है। लिू यूए बताती है कि वो चिन फैमिली से हैं जो जांगनिंग के सबसे अमीर परिवारों में से एक है और इस प्रोजेक्ट के लिए उनके सबसे बड़े राइवल हैं। एक तुच्छ भरी नज़र से वो सवाल करता है, ऐसा आदमी मुझसे कम्पीट करेगा। लिू यूए आगे बताती है कि चिन फैमिली इस प्रोजेक्ट को जीतकर सू फैमिली के साथ अपने शादी के अलायंस को यूज़ करके किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं। सू फैमिली का नाम सुनते ही वोंग हान के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे अपने कोवर्कर की बात याद आती है कि कैसे मिस सू की शादी एक बेकार अमीरजादे से हो रही है। उसे एहसास होता है कि ये अहंकारी आदमी चिनले वही है जिससे सूची की शादी होने वाली है। एक गंभीर चेहरे के साथ अब उसे पूरी तस्वीर साफ दिख रही थी। सूची की सगाई, उसके परिवार की परेशानियां और ये बिडिंग वॉर सब आपस में जुड़ा हुआ था। ऑक्शनियर मेन आइटम लॉर्ड 053 को प्रेजेंट करता है जो न्यू डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा था। बिना हिचकिचाए चिनले अपना पैडल उठाता है और 5 बिलियन से बोली शुरू करता है। भीड़ में हैरानी की सरसराहट फैल जाती है। सब समझ जाते हैं कि चिन फैमिली इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए कुछ भी करेगी। वो आपस में फुसफुसाते हैं कि चिन और सू फैमिली की होने वाली शादी के बाद कोई भी उन्हें चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही नीलामी तय हुई लग रही थी, वोंग हान ने शांति से अपना बिडिंग पैडल उठाया और 600 मिलियन की बोली लगा दी। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया और फिर वहां एकदम से खुसुर फुसुर शुरू हो गई। मेहमान सोचने लगे कि आखिर ये हिम्मत वाला आदमी है कौन। शायद कोई बाहर का है जो चिन फैमिली के खिलाफ जाने की जरूरत कर रहा है। उन्हें लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट तो चिन्स के लिए पक्का था और वो इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। दूसरी तरफ चिनले का घमंडी चेहरा गायब हो गया और उसकी जगह शुद्ध गुस्से ने ले ली। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कस के भींची कि उसके नकल्स सफेद पड़ गए। उसने गुस्से से वोंग हान को घूरा और चिल्लाकर पूछा, तुम होते कौन हो? मौत को बुलावा दे रहे हो क्या?
और इस तरह उनके बीच तकरार शुरू हो गई। चिन ले के गुस्से का सामना करते हुए भी वोंग हैन बिल्कुल शांत रहा। उसने आराम से इशारा किया, हम एक ऑक्शन में है, यहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? चिन ले, जिसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था, पलटकर बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यह प्रोजेक्ट चिन फैमिली को चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वोंग हैन ने जवाब दिया, मैंने बिल्कुल आराम से सुना, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? आसपास के मेहमान शॉक में थे, आपस में बात कर रहे थे कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन जो ताकतवर चिन फैमिली को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। अपनी बेइज्जती से तल मिलाया हुआ चिन ले अपना पैडल उठाता है और 700 मिलियन की बोली लगाता है। बिना एक पल गवाए वोंग हैन 800 मिलियन बोल देता है। बिडिंग की ये जंग चलती रहती है और माहौल में टेंशन बढ़ता जाता है। चिन ले अपने लोगों के साथ वोंग हैन के पास आता है। उसके चेहरे के सामने आकर वो चिल्लाता है, जैंगनिंग सिटी में चिन फैमिली ही कानून है। वो आखिरी उम्मीद भरी कोशिश करते हुए 900 मिलियन की बोली लगाता है और वोंग हैन को चैलेंज करता है, अगर मरने का शौक है तो बोली लगाते रहो। वोंग हैन बस हंस देता है, जैसे उसे बड़ा मजा आ रहा हो, और कैजुअली 1 बिलियन की बोली अनाउंस कर देता है। सबके सामने इस तरह बेइज्जत होकर चिन ले आखिरकार अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाता है, तू पिटना चाह रहा है, और वोंग हैन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारने की कोशिश करता है। लेकिन वोंग हैन की फुर्ती का कोई जवाब नहीं था। वो आसानी से उस अनाड़ी हमले से बच जाता है और एक ही झटके में चिन ले के चेहरे पर एक पावरफुल पंच जड़ देता है। चिन ले दर्द से चिल्लाता हुआ दूर जा गिरता है। वोंग हैन नफरत से पूछता है, तुझे क्या लगा तू अकेला मुझे संभाल लेगा? जैसे ही चिन ले नशे में पड़ा होता है, उसके 2 बॉडीगार्ड्स उठकर वोंग हैन पर हमला कर देते हैं। आगे होने वाली फाइट बेहद तेजी से खत्म हो जाती है। वोंग हैन कमाल की स्पीड से मूव करता है और उन्हें आसानी से अपने पावरफुल किक्स और स्ट्राइक से धूल चटा देता है, जिसके बाद वो बॉल रूम के फ्लोर पर हारे हुए पड़े थे। चिन ले मुश्किल से उठता है, अपने सूजे हुए चेहरे को विश्वास नहीं करते हुए पकड़ता है। वो वोंग हैन पर चिल्लाता है, तुझे मरने का शौक है जो मुझ पर हाथ उठाया? वोंग हैन एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, लेकिन अभी तो मैं तुझे ही मार रहा हूं। वो एक और हमला करता है और चिन ले के एक आदमी को एक जोरदार लात मारकर हवा में उड़ा देता है। वो बॉडीगार्ड एक जोर की थर्ड आवाज के साथ आकर ठीक अपने बॉस के ऊपर गिरता है और दोनों एक बेइज्जत ढेर में बेहोश हो जाते हैं। फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाती है और वोंग हैन उस कियोस्क के बीच शांति से खड़ा रहता है। वो हैरान रूम की तरफ मुड़ता है और डरे हुए ऑक्शनियर से कैजुअली पूछता है, क्या कोई और बोली लगाएगा? ऑक्शनियर हकलाते हुए जल्दी से जवाब देता है कि कोई और बिडर नहीं है। ऑक्शन जीतने के बाद वोंग हैन का काम पूरा हो जाता है। वो अपनी असिस्टेंट लियू यूए की तरफ मुड़ता है और उसे डॉक्यूमेंट साइन करके फंड्स ट्रांसफर करने का निर्देश देता है, ये कहते हुए कि उसे एक जरूरी काम है। वो आखिरी बार हाथ हिलाता है और कॉन्फिडेंटली बॉल रूम से बाहर चला जाता है, सबको उस शक्तिशाली प्रदर्शन के झटके में छोड़कर जो उन्होंने अभी अभी देखा था। कहानी एक शानदार कमरे में शिफ्ट होती है जहां लिंगशु अपने दादा के सामने खड़ी थी, जो वही लिंग या योंग है जो वोंग हैन के लिए काम करते हैं। वो पूछती है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया, जिसके कारण वो ऑक्शन मिस कर गई। उसके दादा उसे चेतावनी देते हैं कि जब उनके मेहमान आ जाएं तो वो सावधान रहें, ये मानते हुए कि वो अभी तक उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ नहीं पाए हैं। लिंगशु हंसती है, ये सोचते हुए कि ऐसा कौन सा बिग शॉट आ गया जिसके लिए उसके पावरफुल दादा इतने सावधान हो रहे हैं। ठीक तभी एक सहायक अंदर आता है और चेयरमैन को बताता है कि ऑक्शन खत्म हो गया है। लिंग या युंग पूछते हैं कि क्या चिन फैमिली जीत गई, लेकिन सहायक बताता है कि जीतने वाला कोई और था। लिंगशु शॉक हो जाती है, चिल्लाते हुए कहती है, ये इम्पॉसिबल है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रोजेक्ट चिन फैमिली के हाथ से निकल गया और सोचती है कि आखिर इतना हिम्मत वाला कौन हो सकता है जो इनसे ये छीन ले। उसके दादा शांति से उसे बताते हैं कि जिस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहे हैं वो आ चुका है। अपने फोन को देखते हुए शायद कोई न्यूज अपडेट, लिंगशु कहती है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ये खबर इतनी जरूरी थी कि वो इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने दादा को कहती है कि वो अपनी दोस्त सूची को कॉल करने के लिए बाहर जा रही है। जब वो एक हॉलवे में चल रही होती है तो वो अपने विचारों और फोन कॉल में डूबी हुई थी। वो सोच रही थी कि कैसे चिन फैमिली की हार ने सू फैमिली के साथ उनके प्लान किए गए सहयोग को खतरे में डाल दिया है। अपनी बेस्ट फ्रेंड तक ये खबर पहुंचाने के लिए वो इतनी बेचैन थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ जा रही है। वो सीधे जाकर वोंग हान से टकरा जाती है जो दूसरी दिशा से आ रहा था। टक्कर जोरदार थी और उसके सीने से टकराते ही उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल जाती है। गुस्से में वो ऊपर देखती है और उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाती है। वो उस पर चिल्लाती है, फिर से तुम देखकर नहीं चल सकते क्या, बदबूदार फूड डिलीवरी गाय?
लेकिन उसका ज़रूरी कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो जल्दी से चुपचाप खड़े वॉन्ग हान की तरफ पीठ करती है और आगे बढ़ती जाती है अपने फ़ोन में सूची को ये ज़रूरी खबर देने के लिए। वॉन्ग हान बस उसे एक शांत अनजान एक्सप्रेशन के साथ जाते हुए देखता है। लिंग जुए के जाने के बाद वॉन्ग हान लिंग क्युंग युंग से मिलने के लिए अंदर जाता है। वो बुजुर्ग आदमी अदब से उनका स्वागत करता है। वॉन्ग हान कंफर्म करता है कि ऑक्शन में उसका काम हो गया है और फिर कैजुअली उस लड़की के बारे में पूछता है जिससे वो अभी टकराया था। लिंग क्युंग युंग उसे बताता है कि वो उसकी पोती लिंग जुए है और खास तौर पर बताता है कि वो अनमैरिड है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वो वॉन्ग हान की बहुत बड़ी फैन है और हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। मैच मेकिंग की इस कोशिश पर वॉन्ग हान को हंसी आ जाती है और वो थके हुए अंदाज में कहता है, रहने दो प्लीज। टॉपिक बदलते हुए वॉन्ग हान बैठता है और लिंग क्युंग युंग से पूछता है कि क्या वो सूची को जानता है। लिंग क्युंग युंग बताता है कि वो सू फैमिली की यंग लेडी है, अपनी जनरेशन की सबसे टैलेंटेड लड़की, लेकिन परिवार में बेटों को ज्यादा तवज्जो देने के कारण उसे लाइमलाइट से दूर रखा गया है। वो कंफर्म करता है कि चिन फैमिली प्रोजेक्ट जीतने के बाद सू फैमिली के साथ शादी का रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वॉन्ग हान ने बीच में दखल दे दिया, अब वो प्लान डिले हो गया है। क्यूरियस होकर वो उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछता है, जैसे कि सूची की डेली लाइफ और रोमांटिक हिस्ट्री। लिंग क्युंग युंग उसे बताता है कि सू फैमिली की परवरिश बहुत सख्त है और सूची का स्वभाव जिद्दी है। वो कहता है कि वो आसानी से लोगों से घुलती मिलती नहीं है और जहां तक वो जानता है उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। ये नई जानकारी सुनकर वॉन्ग हान के चेहरे पर एक शातिर जानकार मुस्कान आ जाती है। ठीक तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी पर सूची का नाम था। वो आराम से फोन उठाता है और कहता है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ से सूची पूछती है कि क्या उसके पास टाइम है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। वॉन्ग हान तुरंत हाँ कर देता है और उसकी लोकेशन पूछता है। अब उसका जरूरी काम साफ था। वॉन्ग हान उठने के लिए खड़ा होता है। वो लिंग क्युंग युंग को बताता है कि वो जा रहा है और वो ओल्ड मैन को रिपोर्ट कर सकता है। जब वॉन्ग हान बाहर जा रहा होता है, लिंग क्युंग युंग अपनी पोती को प्रमोट करने की एक आखिरी कोशिश करता है, बताते हुए कि उसने लंदन की रॉयल अकेडमी से ग्रेजुएशन की है। ठीक वॉन्ग हान की तरह बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए वो उसे टाल देता है। इस बारे में अगली बार बात करेंगे। सीन सिटी को देखते हुए एक पार्क में शिफ्ट होता है, जहां सूची एक बेंच पर अकेले बैठी कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद वॉन्ग हान अपनी रेड मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचता है, अब वापस अपने शार्प सूट में। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो सीधे मुद्दे पर आता है। वो उससे कहता है कि वो बच्चे के बारे में चिंता ना करे और वो दोनों को सपोर्ट करेगा। फिर वो एक पक्का ऑफर देता है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम जब चाहें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी का वादा पूरा करता है। उसके इस कॉन्फिडेंट वादे के बावजूद सूची अभी भी संदेह में थी। एक फीकी मुस्कान के साथ वो उसकी ऐसी कमिटमेंट पूरी करने की क्षमता पर सवाल उठाती है। बेफिक्र होकर वो दूर देखता है और पूछता है, मैं क्या अफोर्ड नहीं कर सकता? अपनी बात साबित करने के लिए सूची अपनी कलाई उठाती है, उसे अपनी महंगी घड़ी दिखाती है और पूछती है कि क्या वो उसकी कीमत जानता है। हैरानी भरी महारत के साथ वॉन्ग हान घड़ी को सही पहचानता है। ये पाशा डे कार्टियर है 42 mm 18K रोज गोल्ड मॉडल और उसकी सही कीमत बताता है 3,52,000। उसके इस डिटेल ज्ञान से सूची साफ तौर पर शॉक हो जाती है। वो उस पर जोर डालती है, पूछती है कि एक डिलीवरी गाय के तौर पर वो एक साल में कितना कमाता है और उसे सिर्फ ये एक चीज खरीदने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। वॉन्ग हान उसे तसल्ली देता है कि वो पैसे की चिंता ना करे और बच्चे को पैदा करने के लिए उसे हिम्मत देता है। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो उसे या बच्चे को किसी भी मटेरियल चीज की कमी नहीं होने देगा। यहाँ तक कि ये दावा भी करता है कि उनका खर्च उठाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सूची उसकी इस बड़ी बात पर आंखें घुमाते हुए सूखे अंदाज में पूछती है, अगर तुम शेखी ना बगाड़ो तो मर जाओगे क्या? उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब सूची का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और दूसरी तरफ से उसकी माँ की घबराई हुई आवाज आती है। उसकी माँ उससे जल्दी घर आने को कहती है, उसे बताते हुए कि चिन्हाओ घर पर उनका इंतजार कर रहा है शादी के बारे में बात करने के लिए। सूची शांति से हाँ में जवाब देती है। वॉन्ग हान की तरफ मुड़कर वो उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो कहता है, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। वो उसे मोटरसाइकिल पर बैठने में मदद करता है और वो दोनों तेजी से निकल जाते हैं। सफर के दौरान सूची वॉन्ग हान की पीठ से टिक जाती है और उसके चेहरे पर एक हल्की सुकून भरी मुस्कान आ जाती है जब वो अपनी आंखें बंद करती है, जैसे कि वो काफी संतुष्ट हो। जल्द ही वो सू फैमिली की एस्टेट पर वापस पहुंच जाते हैं। वॉन्ग हान उसे सामने के दरवाजे तक छोड़ता है और जैसे ही वो अंदर आते हैं, सूची अपनी माँ को आवाज लगाती है कि वो घर आ गई है। उसकी माँ यांग हुई तुरंत गुस्से में सामने आती है और अपनी बेटी को इतनी देर तक बाहर रहने के लिए डांटती है, उसे बताते हुए कि चिन हाउ कब से इंतजार कर रहा है। बैकग्राउंड में सूट पहने एक मोटा सा आदमी सोफे पर बैठा हुआ था।
सुईची बस इतना कहती है कि वो वॉक पर गई थी। तब उसकी माँ की नज़र उसके पीछे खड़े वोंग हान पर पड़ती है और वो नफरत से पूछती है कि वो किसी को साथ क्यों ले आई, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ के साथ उसकी शादी नज़दीक है। सोफे पर बैठा आदमी खड़ा होता है और सुईची को ग्रीट करता है, कंफर्म करते हुए कि वो शादी के मामलों पर चर्चा करने आया था। वो एक चालाक मुस्कान देता है और अपना परिचय चिन हाओ, चिन फैमिली के दूसरे यंग मास्टर के रूप में देता है। अपने मंगेतर चिन हाओ का सामना करते हुए सुईची उनकी शादी को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि क्योंकि चिन फैमिली नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट की बोली हार गई है, उनके परिवार का प्लान किया गया सहयोग अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसलिए उनकी शादी भी टाल देनी चाहिए। लेकिन चिन हाओ बोली हारने को एक छोटी सी बात कहकर टाल देता है। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो जोर देता है कि उन्हें पहले शादी कर लेनी चाहिए और बाकी सब कुछ बाद में नेगोशिएट हो सकता है। उसके विचार उसके असली इरादे जाहिर करते हैं। वो पहले उसे बिस्तर पर ले जाना चाहता है और फिर बाद में फैसला करेगा कि क्या उसे उसके परिवार को जरूरी पैसे देने हैं या नहीं। सुईची की माँ यांग हुए मिन बेबस होकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी से मिन्नतें करती है, उसे याद दिलाते हुए कि चिन हाओ ने वादा किया है कि जैसे ही वो शादी करेंगे वो सू फैमिली की मदद के लिए 1 बिलियन देगा। लेकिन सुईची तेजी से उसकी बात काट देती है और कुछ मत कहना। एक अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करती है कि वो उससे शादी नहीं करेगी। उसके इनकार से उसकी माँ और चिन हाओ दोनों हैरान रह जाते हैं। एक हिम्मत भरा कदम उठाते हुए सुईची वोंग हान के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और ऐलान करती है कि वो न सिर्फ चिन हाओ से शादी नहीं करेगी बल्कि वो वोंग हान के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। उसकी माँ डग से चीख पड़ती है, अपनी बेटी को पकड़ती और पूछती है, क्या तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? ये बताते हुए कि वोंग हान सिर्फ एक फूड डिलीवरी गाय है। सुईची अपनी माँ से मिन्नतें करती है, जोर देकर कहती है कि वो चिन हाओ से जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती और वादा करती है कि थोड़े समय के साथ वो सू फैमिली को उनके संकट से निकाल सकती है। अपनी बेटी के इस शर्मनाक बर्ताव से गुस्सा होकर यांग हुई सुईची को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले कि हाथ उसके चेहरे तक पहुंचता, वोंग हान का हाथ तेजी से आगे बढ़ता है और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लेता है, थप्पड़ को रोक देता है। वो ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि जिम्मेदारी से काम करने में क्या बुराई है। फिर वो शर्म का इल्जाम उस पर ही पलट देता है, पूछते हुए कि अपनी ही बेटी को फायदे के लिए एक घटिया आदमी को बेच देना, इसमें कोई शर्म नहीं है क्या? जब वो उसकी पकड़ में छटपटाती है, उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने के लिए चिल्लाती है। मामला और बिगड़ जाता है। चिन हाओ जो अब तक ये ड्रामा देख रहा था, आखिरकार फट पड़ता है। वो सुईची पर इल्जाम लगाते हुए उंगली उठाता है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ जाता है और उसे बेशर्म कहता है। वो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया होगी। वो गुस्से में कहता है कि कैसे उसने एक डिलीवरी गाय को अपने साथ सोने दिया और फिर अपना सारा गुस्सा वोंग हान पर निकालता है, उसे मारने की कसम खाते हुए। सुईची बस पास में खड़ी हैरान और डर से सहमी रह जाती है। इससे पहले कि चिन हाओ कुछ कर पाता, वोंग हान बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है। वो चिन हाओ के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वोंग हान हैरान सुईची को अपने पीछे सुरक्षा के लिए खींच लेता है। वो गिरे हुए चिन हाओ को घूरता है और ऐलान करता है कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसका मतलब वो मेरी औरत है। तुझे उस पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने दी? जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए चिन हाओ विश्वास ना करते हुए चिल्लाता है कि वोंग हान ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। उसका गुस्सा उबाल मार रहा था। वो पास की टेबल से एक भारी एशट्रे उठाता है और उस जोड़े पर हमला करता है, चिल्लाते हुए, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एक शांत तसल्ली भरी मुस्कान के साथ वोंग हान सुईची से कहता है कि वो उसके पीछे खड़ी रहे और वो घबराहट में हाँ कह देती है। जैसे ही चिन हाओ एशट्रे घुमाते हुए आगे बढ़ता है, वोंग हान आसानी से हमले से बच जाता है। एक ही झटके में वो चिन हाओ के जबड़े पर एक तबाहकुन घूसा मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिर जाता है और एशट्रे उसके हाथ से छूट जाती है। जब चिन हाओ नशे में पड़ा होता है, वोंग हान उसके ऊपर खड़ा होता है और ऐलान करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को हाथ लगाने की? अभी बात खत्म नहीं हुई थी। वोंग हान उस पिटे हुए आदमी के ऊपर बैठ जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। वो चिन हाओ के चेहरे पर लगातार कई ब्रूटल घूंसे बरसाता है, उसके शिकार की दर्द भरी चीखों और मदद के लिए गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज करते हुए। जैसे ही वो एक और वार के लिए अपनी मुट्ठी उठाता है, सूची उसे रुकने के लिए आवाज देती है। ठीक उसी पल एक शक्तिशाली आवाज गूंजती है, किसने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत की? एक प्रभावशाली लोगों का ग्रुप अंदर दाखिल होता है, जिनका नेतृत्व एक बुजुर्ग प्रतिष्ठित आदमी कर रहा था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में एक छड़ी थी।
सूची उस आदमी को शौक और डर से देखती है और उसे दादा कहकर पुकारती है। परिवार के मुखिया के आने से सब जम जाते हैं। सूची के दादा परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ सीन का जायजा लेते हैं। चिन्हाव जमीन पर पिटा हुआ, सूची एक अनजान आदमी के साथ और उसकी मां शौक में। उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा गंभीर था। जब उसने ऐलान किया कि उसने सब कुछ सुन लिया है, वो अपनी तेज नजर अपनी पोती पर घुमाता है और अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए पूछता है, क्या ये सच है कि तुम इस डिलीवरी गाय के बच्चे की मां बनने वाली हो? धीमी हारी हुई आवाज में सूची कंफर्म करती है कि ये सच है। ये इकरार सू परिवार में पैनिक फैला देता है। वो चिल्लाते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है और वो शक्तिशाली चिन परिवार को नाराज नहीं कर सकते। उसके दादा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, गरजते हैं कि इसका एक ही समाधान है, बच्चे को तुरंत गिरा दिया जाए। लेकिन चिन्हाव मुश्किल से उठता है और असहमति जताता है। वो चिल्लाता है कि अगर वो बच्चा गिरा भी दे तो उसकी जैसी गंदी औरत कभी उसके परिवार के घर में कदम नहीं रखेगी। ये सुनते ही सू परिवार के होश उड़ जाते हैं। सिचुएशन का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है। वो रोने लगते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, एक दूसरे पर सूची को बिगाड़ने का इल्जाम लगाते हुए और अफसोस करते हुए कि अब सू परिवार बर्बाद हो गया है। सूची उनके इल्जामों के बीच शांति से खड़ी रहती है। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आखिरकार वो भी फट पड़ती है। उन सब से बहस बंद करने को कहती है। भावनात्मक और शारीरिक तनाव उस पर हावी हो जाता है और वो दर्द से चिल्लाती है, अपने सर को पकड़ती है जब उसे चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि वो गिर पाती, वोंग हान उसे संभालने के लिए वहां होता है। वो उसे स्थिर रखता है और तसल्ली देता है, डरो मत, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। जैसे ही वो उसे अपनी गोद में उठाता है, उसके परिवार वाले उसके माँ बाप सहित आगे बढ़ते हैं। उस बदबूदार डिलीवरी गाय को उसे छोड़ने को कहते हैं और उसकी टांगे तोड़ने की धमकी देते हैं। वोंग हान उन्हें पूरी नफरत से देखता और पूछता है, तुम लोग खुद को इंसान भी कहते हो? बिना एक और शब्द कहे वो मुड़ता है और अब बेहोश सूची को उठाकर घर से बाहर निकलने लगता है। जब उसके माँ बाप उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से उन्हें लात मारकर एक तरफ कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाते हैं। वो दरवाजे पर रुकता है और हैरान और डरे हुए परिवार की तरफ मुड़ता है। ठंडे अटल निश्चय के साथ वो ऐलान करता है, मैं सूची को अपने साथ ले जा रहा हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जिससे वो उसे रोकने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। सूची को बेहोश हालत में अपनी गोद में लिए वोंग हान उसके हैरान परिवार से कहता है कि क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, वो जा रहा है। वो उसे उस अफरा तफरी भरे सू एस्टेट से अपने मॉडर्न ऊंचे अपार्टमेंट में ले जाता है। अंदर वो धीरे से अभी भी बेहोश सूची को सोफे पर लिटाता है। ऐसा करते हुए एक कार्ड उसके पर्स से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो आराम कर रही है, वोंग हान को वो कार्ड दिखता है और वो उसे उठा लेता है। वो उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि आज उसका बर्थडे है। उसे उसके लिए दया महसूस होती है, ये सोचते हुए कि भले ही वो एक अमीर परिवार से है, ऐसा लगता है कि किसी को उसका खास दिन याद नहीं था। उसके सोते हुए रूप को देखते हुए वो ये दिखाने का फैसला करता है कि वो क्या करने में सक्षम है, इस बात को दोहराते हुए कि वो उसकी औरत है। लगभग 20 मिनट बाद सूची को होश आना शुरू होता है। वो धीरे धीरे उठकर बैठती है, अभी भी नींद में और डिसोरिएंटेड, अपनी आंखें मलती हुई। सोचती है कि वो कहाँ है। ठीक तभी वोंग हान दूसरे कमरे से बाहर निकलता है, एक एप्रन पहने हुए। वो खाने का एक बोल आगे बढ़ाता है। अब जब तुम जाग गई हो तो तुम्हें भूख लगी होगी। सूची डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है जहां वोंग हान ने एक शानदार खाना तैयार किया था, खास उसके लिए। वो अलग अलग डिशेस से आ रही स्वादिष्ट खुशबू से प्रभावित होती है, जिसमें स्टीम डेलिकेसीज, एक फ्रूट और चीज प्लेटर और कई ड्रिंक्स शामिल थे। वोंग हान बढ़ा चढ़ा के कहता है कि उसकी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि दुबई की एक राजकुमारी भी इसका स्वाद चखने के लिए गिड़गिड़ाएगी। उसके इस घमंड पर मुस्कुराते हुए सूची पूछती है, अगर तुम ब्रैग नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? जब वो खाने के लिए बैठते हैं, वोंग हान उससे कहता है कि आज के दिन उसे मरना शब्द बोलने की इजाजत नहीं है, जिससे सूची कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि वो पूछ पाती, वो अपना सरप्राइज सामने लाता है। वो एक छोटा सा गुलाबी केक लाता है जिस पर एक जलती हुई मोमबत्ती लगी हुई थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो इसे हैरान सूची के सामने पेश करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। पूरी तरह से हैरान सूची अपने मुंह को ढक लेती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? वोंग हान बस मगली मुस्कुराता है और पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं काफी अमेजिंग हूं? भावनाओं से अभिभूत होकर सूची कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंख में एक आंसू आ जाता है। ये देखकर वोंग हान उससे मजाक करते हुए कहता है, क्या तुम इतनी इमोशनल हो गई कि आंसू आ गए? रोना ठीक है। फिर वो दावा करता है कि वो तुम्हें अपना कंधा दे सकता है, एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स को भी नहीं मिलती। उसके इस अजीब घमंड से टेंशन खत्म हो जाती है और सूची सच में हंस पड़ती है। फिर वो उसे खाना ट्राई करने के लिए कहता है। सूची एक बाइट लेती है और तस्लीम करती है कि टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। वोंग हान अपने यूजुअल एरोगेंस के साथ जवाब देता है, ऑफ कोर्स। कुछ देर दोनों साइलेंटली खाते हैं। डिनर खत्म होने के बाद वोंग हान सूची को कहता है कि केक का कैंडल बुझाकर एक विश मांगे।
सूची आंखें बंद करती है, हाथ जोड़ती है और धीमी आवाज में एक छुपी हुई दुआ मांगती है। मोमेंट के गुजर जाने के बाद वॉन्ग हैन सीरियस टोन में उससे पूछता है, अब तुम्हारे प्लान्स क्या हैं? सूची उसकी आंखों में देखकर याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उनका सपोर्ट करेगा। वो पूछती है, अब तुम अपने बात से पीछे तो नहीं हट जाओगे ना? वॉन्ग हैन उसे तसल्ली देता है कि वो अपना वादा तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर एक चैलेंज फेंकता है, तुम्हें सच्ची में इतना हिम्मत है कि एक डिलीवरी गाय से शादी करोगी? ये सुनते ही सूची के अंदर एक आग सी भड़क उठती है। वो खड़ी हो जाती है और गुस्से भरी हिम्मत के साथ अनाउंस करती है, हाँ मुझे हिम्मत है, और अगर तुमने कभी मुझे और बच्चे को सपोर्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के दोबारा शादी कर लूंगी। इस बोल्ड जवाब के साथ वॉन्ग हैन फैसला कर लेता है, ठीक है, कल ही हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। सूची की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक उठता है। वो जवाब देती है, मैं नहीं डरती। वॉन्ग हैन एक संतुष्ट मुस्कान के साथ पीछे झुक जाता है और कहता है, तो तय हो गया। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजता है। वो सूची से कहता है, मुझे ये कॉल लेना होगा, और बैल्कनी पर निकल जाता है। फोन पर दूसरी तरफ उसका आदमी श्याओ हुआ हादसे की तरह ब्रेथलेस लग रहा था। बॉस, आप खतरे में हो, एक असैसिन हाइड्रा जैंगनिंग आ रहा है आपको मारने। आराम से सिगरेट जलाते हुए वॉन्ग हैन काम रहता है। वो पूछता है, क्या सोर्स रिलायबल है? लोकेशन कंफर्म हुई? स्याओ हुआ बताता है कि उसे लास्ट टाइम लिन फैमिली की विला के आसपास देखा गया था। वॉन्ग हैन सिगरेट का धुआं छोड़कर कहता है, समझ गया, कल मैं खुद इस हाइड्रा का हिसाब कर लूंगा। तभी अंदर सोफा पर बैठी हुई सूची अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंग शुए से कॉल पर थी, केक खाते हुए और फोन पकड़े। लिंग शुए उसे बर्थडे विश करती है और मजाक में पूछती है, क्या वो पहली थी विश करने वाली? सूची मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, तुम सेकंड हो। शॉक्ड लिंग शुए तुरंत पूछती है, फर्स्ट कौन था? ये चिन्ह तो नहीं? सूची बैल्कनी की तरफ देखती है और सॉफ्टली कहती है, वो। लिंग शुए का गुस्सा फट पड़ता है, मतलब तुम फिर से उस डिलीवरी गाय के साथ? सूची एक बाइट और लेती है, सांस छोड़ती है और कहती है, ये लंबा किस्सा है, लेकिन कल हम शादी रजिस्टर करने जा रहे हैं। इस न्यूज से लिंग शुए पैनिक हो जाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? डिलीवरी गाय से शादी? मुझे तुरंत तुम्हारी लोकेशन चाहिए। सूची शांति से कहती है, मैं उसके घर पर हूं। लिंग शुए उसे शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूं। मैं उस बिग शॉट से, जो प्रोजेक्ट जीता है, जो मेरे दादा जानते हैं, उससे मदद मांगने वाली हूं। लेकिन इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। सूची हैरान और परेशान रह जाती है। बैल्कनी पर कॉन्वर्सेशन ज्यादा गहन हो चुका था। श्याओ हुआ रिपोर्ट देता है, और भी प्रॉब्लम है, 2 दिन पहले एल्डेस्ट प्रिंसेस ने आपके बारे में पूछा था। वॉन्ग हैन का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। वो गुस्से से पूछता है, क्या तुमने उसे बताया कि मैं जैंगनिंग में हूं? नर्वस हुआ एडमिट करता है, बॉस, मेरी मजबूरी थी, आप जानते हो उनका गुस्सा, अगर मैं मना करता तो शायद वो मेरी जान ले लेती, मुझे अपना बचाव करना पड़ा। ये सुन के वॉन्ग हैन शॉक में अपना लाइटर गिरा देता है। वो फोन में चिल्लाता है, तुमने मुझे बेच दिया? हुआ सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, बॉस, एक्चुअली वो प्रिंसेस आपके लिए परफेक्ट मैच है, उनका रॉयल बैकग्राउंड आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वॉन्ग हैन गुस्से में चिल्लाता है, बंद करो बकवास, वापस बताओ वो कब आ रही है। डर के मारे श्याओ हुआ नेटवर्क का बहाना बनाकर कॉल कट कर देता है। वॉन्ग हैन बैल्कनी पर अकेला रह जाता है। फ्रस्ट्रेशन में क्राउच करते हुए सोचता है कि सिचुएशन बिगड़ चुकी है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। इरिटेटेड वो कहता है, अब कौन परेशान कर रहा है? स्क्रीन देखकर वो रुक जाता है। मैसेज एक अननोन नंबर से था। सेंडर का नाम था लिनिक्स यू, लिन किंग यून की पोती। मैसेज में लिखा था, मैं एक बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोज करती हूँ। आप सिटी में नए हो और अगर आप सू फैमिली के साथ नई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप मान जाएं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बोल्ड प्रपोजल पढ़कर वॉन्ग हान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, इस लड़की में हिम्मत तो है। ऑलमोस्ट तुरंत ही उसका फोन बजता है। ये कॉल लिन किंग यून का था। वो शांत आवाज में अपनी पोती की हरकत के लिए माफी मांगता है। वॉन्ग हान काम टोन में कहता है, ठीक है, टेंशन मत लो। फिर वो अपना डिसीजन सुनाता है, मुझे कल एक स्नाइपर राइफल और 2 बुलेट्स चाहिए, मैं खुद आकर ले जाऊंगा। और सू फैमिली के नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का पूरा कंट्रोल सूची को दो। उस फैमिली के किसी और को हाथ लगाने की इजाजत नहीं। बिना एक पल गवाए लिन किंग यून अग्री कर लेता है, यस यंग मास्टर। अंदर जब वॉन्ग हान बालकनी पर बिजी था तब सूची अपने फोन पर एक टेक्स्ट रिसीव करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड लिनिक्स यू ने। मैसेज में लिखा होता है, क्या तुम्हें पता है मैंने उस मिस्टीरियस बिग शॉट को कांटेक्ट किया जो ऑक्शन जीता था। उसने कोऑपरेट करने के लिए हाँ बोल दी है और सबसे बड़ी बात, उसने इंसिस्ट किया कि प्रोजेक्ट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। सूची इस मैसेज को पढ़कर स्टन रह जाती है।
उसके होंठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभर आती है, बिना जाने कि उसके बिल्कुल पास बैठा इंसान और कोई नहीं, वही बिग शॉट वोंग हान खुद है। लिनेक्स भी बताती है कि उन्हें कल डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मिलना है। इस खबर से खुश होकर वो रिप्लाई करती है कि वो कल उससे मिलेगी। ठीक तभी वोंग हान वापस अंदर आता है और उसके चेहरे पर खुशी देखकर पूछता है, क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। उसे अभी भी एक मामूली डिलीवरी गाय समझते हुए वो बात को टाल देती है। प्रोजेक्ट की बात है, तुम नहीं समझोगे। फिर उसे हैरानी होती है कि वोंग हान ने उसे पढ़ते हुए देख लिया और वो उसे चिढ़ाता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत है। वो उसके करीब झुकता है, उनके चेहरे के बीच बस कुछ इंच का फासला था। वो फुसफुसाते हुए कहता है, मेरे बारे में बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। उसकी इतनी नजदीकी से सूची घबरा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो हकलाते हुए पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमसे शादी के लिए हाँ कहने का मतलब ये नहीं कि तुम कोई मूव करने के बजाय। वोंग हान धीरे से बेड से एक तकिया उठा लेता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो आराम करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। जाते जाते वो कैजुअली कहता है, वैसे बेड पर पड़ना प्रेग्नेंट औरतों के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे सूची शर्म से लाल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। वापस लेटकर वो शर्मिंदा होती है, ये सोचते हुए कि उसे सच में लगा था कि वो कुछ करने वाला है। अगली सुबह होती है। अपार्टमेंट की बालकनी पर वोंग हान एक कठिन वर्कआउट कर रहा था, एक हाथ से हैंडस्टैंड पुशअप्स। पजामे में सूची बाहर आती है और उसे देखती है। मुस्कुराते हुए वो मजाक में पूछती है, क्या तुम टोड स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहे हो? वो आराम से नीचे उतरता है और उसे ठीक करता है। इसे ड्रैगन कॉइलिंग हैंड कहते हैं, एक नाम जो उसने कभी नहीं सुना था। वो बताता है कि ये कोई दिखावे वाला मार्शल आर्ट नहीं, बल्कि असलियत में एक किलिंग टेक्निक है और कुछ तेज मूवमेंट्स करके दिखाता है। क्यूरियस होकर सूची पूछती है, एक मामूली डिलीवरी गाय को इतनी खतरनाक चीज सीखने की क्या जरूरत है? वोंग हान रुकता है और उसे देखता है, अपने पिता की दी हुई सीख बताते हुए, मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल झगड़े रोकने और अपने परिवार को बचाने के लिए करो। सूची प्रभावित होती है और मानती है कि उसके पिता के शब्द बहुत समझदारी भरे थे। टॉपिक बदलते हुए वोंग हान कहता है कि उसने नाश्ता बना दिया है और उसके लिए टॉयलेटरीज भी तैयार कर दी हैं। इस बात से खुश होकर वो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा बड़ा सा आदमी इतना थॉटफुल हो सकता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो जवाब देता है, अभी बहुत कुछ है जो तुमने मेरे बारे में महसूस नहीं किया है। फिर वो कहती है कि खाने के बाद उसे उसके साथ उसके घर चलना होगा। वो कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों? वो बताती है, हमें मेरी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए, वरना हम शादी रजिस्टर नहीं कर सकते। वोंग हान उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, क्या तुम सच में मुझ जैसे डिलीवरी गाय से शादी करने के लिए श्योर हो? उकसाने जाने पर सूची को गुस्सा आ जाता है, ये सोचते हुए कि वो पीछे हट रहा है। वो चिल्लाती है, मैं नहीं डरती, जल्दी करो ताकि हम तुरंत शादी रजिस्टर कर सकें। जब वो उसकी मोटरसाइकिल की तरफ जा रहे होते हैं तो सूची एक प्रैक्टिकल सवाल उठाती है, क्या हमें पहले तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहिए? वोंग हान इस बात को टाल देता है, कोई जरूरत नहीं, हम बच्चा पैदा होने के बाद इस बारे में बात कर सकते हैं। कंफ्यूज होकर सूची पूछती है, इंतजार क्यों करना है? एक शातिर मुस्कान के साथ वोंग हान बताता है, मुझे डर है कि मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करेगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मेरी फैमिली को मजबूरन इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सुनकर सूची अपनी कमर पर हाथ रखती है और ताना मारते हुए पूछती है, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे घर जमाई बन रहे हो? वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके लुक्स, फिगर और टेम्परामेंट की तारीफ करता है, लेकिन फिर कहता है, पर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा कम है। ऑफेंड होकर वो पूछती है, तो तुम सोचते हो कि तुम मेरे लिए काफी से ज्यादा अच्छे हो? वोंग हान हंसकर बात को टाल देता है, इतना सीरियसली मत लो, और उसे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता है। वो गुस्से में हफ करके उसके पीछे बैठ जाती है। वो उसे अपनी कमर को कसकर पकड़ने को कहता है और वो तेजी से सड़क पर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। एक छिपी हुई जगह से चिन्हाव और उसका एक मस्कुलर साथी उन्हें जाते हुए देखते हैं। वो साथी नफरत से कहता है, उसने एक रात डिलीवरी गाय के साथ गुजारी, और अपने यंग मास्टर से पूछता है कि क्या करना है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिन्हाव एक बेहद क्रूर आदेश देता है। वो अपने आदमी से कहता है, उस डिलीवरी गाय को मार दो और उस कमीने को मेरे लिए एक होटल में ले आओ। वो साथी अपनी उंगलियां चटकाता है और कहता है कि वो अपने आदमियों को लेकर तुरंत उनका पीछा करेगा। जब वोंग हान और सूची शहर से गुजर रहे होते हैं तो वो अपने रियर व्यू मिरर में देखता है कि एक सफेद वैन उनका पीछा कर रही है। वो समझ जाता है कि उनका पीछा हो रहा है। तेजी से सोचते हुए वो पीछे झुकता है और सूची से कहता है, प्लान में थोड़ा चेंज है, तुम पहले घर जाकर अपना सामान ले आओ, मुझे एक काम है। खतरे से अनजान
वो मान जाती है। वोंग हान फिर तेजी से गाड़ी चलाता है, ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए अपने पीछा करने वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है। अपने प्लान के मुताबिक वोंग हान सूची को एक सेफ हाउस पर छोड़ता है। जब वो सुरक्षित अंदर चली जाती है तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर वापस बैठता है और तेजी से निकल जाता है, पीछा करने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हुआ। सफेद वैन तुरंत उसका पीछा करती है, एक अमीर इलाके में उसके पीछे पीछे। वोंग हान उन्हें थोड़ी देर तक घुमाता है और फिर एक बड़े मॉडर्न विला के सामने रुक जाता है, एक जानबूझकर चुनी गई जगह। वो अपनी मोटरसाइकिल रोकता है और नीचे उतरता है, जैसे इंतजार कर रहा हो। उसकी नजर विला के सेकंड फ्लोर की बालकनी पर जाती है और वहां छिपे एक स्पाइकी बालों वाले आदमी को देखता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये एक एम्बुश है। बालकनी पर खड़ा आदमी समझ जाता है कि वो देखा जा चुका है। बेफिक्र वोंग हान शांति से विला की तरफ बढ़ता है, ये सोचते हुए जब सारे दुश्मन यहीं इकट्ठे हैं तो इन सबको एक साथ निपटाने का वक्त आ गया है। वो शानदार खाली घर में घुसता है और ऊपर जाता है। एक कमरे में एक टेबल पर स्नाइपर राइफल का केस खुला पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उसने अरेंज किया था। वो सप्रेस्ड राइफल उठाता है, लिन कैन्यून की एफिशिएंसी से प्रभावित होकर। लेकिन अचानक उसकी नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है। वो ऊपर देखता है और पास के बेड पर एक नीली ब्रा पड़ी देखता है, जिससे वो कुछ पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक औरत तौलिए में लिपटी हुई साथ वाले कमरे से बाहर आती है। ये लिन शुक है, सूची की बेस्ट फ्रेंड, जो अपने कमरे में एक अनजान आदमी को हाई पावर्ड राइफल के साथ देखकर दहशत भरी चीख मारती है। उसे पहचानते ही लिन शुक गुस्से में पूछती है, तुम बदबूदार डिलीवरी गाय मेरे घर में क्या कर रहे हो? उसे याद दिलाते हुए कि वो लिन परिवार के विला में घुसपैठ कर रहा है। लेकिन उनकी बहस बढ़ने से पहले एक रेड लेजर डॉट उसके माथे पर दिखाई देता है। स्नाइपर का लेजर देखते ही वोंग हान तुरंत चिल्लाता है, नीचे झुको। एक पल गंवाए बिना एक गोली खिड़की तोड़ते हुई अंदर आती है। वोंग हान पूरे कमरे में लपकता है, दहशत में कांपती लिंग शुए को टैकल करता है और उसे गोली के रास्ते से ठीक समय पर हटा देता है। वो दोनों बेड पर गिरते हैं और वो उसके नीचे छटपटाती है, चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे कमीने। वो उसे मजबूती से दबाए रखता है। उसका चेहरा गंभीर था और धीरे से चेतावनी देता है, चिल्लाना बंद करो, एक और आवाज निकाली तो मारी जाओगी। अपने पैरों पर खड़ा होकर वोंग हान स्नाइपर राइफल उठा लेता है, जबकि हैरान लिंग शुए पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? वो उसे नजरअंदाज करता है, टूटी हुई खिड़की की तरफ जाता है और सामने वाले विला पर निशाना साधता है। वो ताना मारते हुए बड़बड़ाता है, लगता है हाइड्रा के पास दिमाग नहीं है, और एक सटीक गोली चलाता है। गोली आंगन के पार जाती है और अपने निशाने पर लगती है। सामने की बैल्कनी पर एम्बुश लगाए स्नाइपर को मार गिराती है। स्नाइपर तुरंत मारा जाता है, सर में गोली लगने से जमीन पर ढेर हो जाता है। वोंग हान अपना हथियार नीचे करता है, एक कैजुअल सल्यूट के साथ, निराशा से कहते हुए कि हाइड्रा इतनी आसानी से निपट गया। इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, घबराई हुई लिंग शुए उसे पकड़ती है, उसके घर में बंदूक होने का एक्सप्लेनेशन मांगती है। लेकिन उसी पल वोंग हान के सेंसेस उसे एक और खतरे का आभास देते हैं। एक दूसरी गोली हवा को चीरती हुई आती है, एक अलग एंगल से एक और खिड़की तोड़ती हुई। कमाल की तेजी से रिएक्ट करते हुए वोंग हान फिर से चिल्लाता है, नीचे झुको, और खुद को उसके ऊपर फेंक देता है, अपनी बॉडी से उसे बचाते हुए। वो दोनों जमीन पर गिरते हैं, जबकि गोली उनके खड़े होने की जगह से तेजी से गुजरकर पीछे की दीवार में जा लगती है। अभी भी लिंग शुए के साथ जमीन पर वोंग हान समझ जाता है कि बाहर और भी हमलावर हैं। तेजी से सोचते हुए वो बेड से उसका एक कपड़ा उठाकर हवा में उछाल देता है, एक धोखा देने के लिए। वो मन ही मन अपने दुश्मनों को गिनता है, असैसिन हाइड्रा, वैन वाले गुंडे और ये नया स्नाइपर। वो गंभीरता से निष्कर्ष निकालता है कि आज उसके पास कई मेहमान हैं जिनसे निपटना है। धोखा काम कर जाता है। जैसे ही दुश्मन स्नाइपर उस हरकत पर गोली चलाता है, वोंग हान अपनी राइफल से निशाना लगाता है, जबकि डरी हुई लिंग शुए उसके पीछे से देख रही थी। वो अपनी दूसरी और आखिरी गोली से जवाब देता है। गोली खुली जगह से उड़ती हुई जाती है और एक अलग जगह छिपे दूसरे स्नाइपर को मार गिराती है। तुरंत एक तीसरी जगह से भारी फायरिंग शुरू हो जाती है, जब पास की छत पर एक और असैसिन उनकी खिड़की पर गोलियों की बरसात कर देता है। वोंग हान लिंग शुए को पकड़ता है और एक सोफे के पीछे कवर लेने के लिए कूद जाता है, जबकि उनके पीछे की दीवार गोलियों से छलनी हो जाती है। एक अजीब पोजीशन में फंसे हुए वो चिल्लाती है और उसे पॉवर्ट कहती है। जब शूटिंग रुकती है, वोंग हान शांति से दीवार से दुश्मन की एक खाली गोली का खोल निकालता है। वो उसे ध्यान से देखता है और उसके बेस पर एक अनोखे 6 नुकीले सितारे के निशान को पहचानता है। वो उसे एरीज नाम के एक बदनाम ईस्टर्न यूरोपियन असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का एक खास वॉर हेड बताता है। वो हिली हुई लिंग शुए की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुमने कब इतने खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया? वो बस हकलाते हुए कह पाती है कि उसे नहीं पता।
उसी पल वोंग हान अपनी खाली राइफल को देखता है और खुद को लापरवाही के लिए कोसता है। उसने सिर्फ 2 गोलियां मांगी थीं और अब उसके पास एम्यूनिशन नहीं था। वो घुटनों के बल बैठता है, ये सोचते हुए कि अब क्या करे जब वो निहत्था है और घिरा हुआ है। अचानक लिंग शुए को कुछ याद आता है। वो वोंग हान को बताती है कि शायद वो जानती है कि इस हमले के पीछे कौन है। उसे याद है कि कुछ समय पहले एक ईस्टर्न यूरोपियन बॉस ने उसकी कंपनी से रिसर्च टेक्नोलॉजी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका ऑफर ठुकरा दिया था। इस खुलासे से प्रोफेशनल असैसिन्स के उसे मारने के पीछे का एक साफ मकसद मिल जाता है। जब गोलियों की बारिश जारी रहती है, वोंग हान की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो तेजी से लिंग शुए का सर नीचे दबाता है, चिल्लाते हुए, ध्यान से! जबकि एक और गोली उनके पास से गुजर जाती है। सोफे के पीछे फंसे हुए वो मलबे के बीच बैठे गोलाबारी रुकने का इंतजार करते हैं। कोई एम्यूनिशन ना होने के कारण वोंग हान को एक नया प्लान चाहिए था। उसकी नज़र जमीन पर पड़े टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों पर पड़ती है। एक हताश कदम उठाने का फैसला करते हुए वो ग्लास का एक तेज टुकड़ा उठाता है। गोलाबारी में एक पल के आराम का फायदा उठाते हुए वो अपने पैरों पर कूदता है और कमाल की तेजी से उस ग्लास के टुकड़े को एक फेंकने वाले चाकू की तरह आखिरी स्नाइपर की पोजीशन की तरफ फेंक देता है। वो मेकशिफ्ट हथियार अपने निशाने पर लगता है और असैसिन दर्द से चिल्ला उठता है। आखिरी स्नाइपर के गिरते ही तुरंत खतरा टल जाता है। वोंग हान खड़ा होता है और लिंग शुए से कहता है, अब तुम उठ सकती हो, सब सेफ है। आखिरकार उठकर वो उसे शक की निगाह से देखती है और सीधे उससे पूछती है, तुम्हारा डिलीवरी बॉय का काम जरूर एक कवर है, सच सच बताओ, तुम आखिर हो कौन? वोंग हान ठंडे अंदाज में उसके सवाल को टाल देता है, तुम्हें मेरी पहचान जानने की जरूरत नहीं है। उसकी इस रहस्यमयता से गुस्सा होकर वो उसे धमकी देती है कि वो सूची को सब कुछ बता देगी, लेकिन वो तेजी से अपने होठों पर उंगली रखता है उसे चुप कराने के लिए। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। बाहर से कुछ आवाज आ रही है। लिंग शुए के चेहरे पर दहशत छा जाती है जब वो पूछती है, क्या अभी और दुश्मन बाकी हैं? घबराकर वो उसे पकड़ लेती है और पूछती है, अब हम क्या करेंगे? वो शांति से कहता है, चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ। इस बीच नीचे चिन हाओ के 3 गुंडे बड़े बड़े चाकुओं के साथ विला में घुस जाते हैं। उनमें से एक वोंग हान को पहचान लेता है और सोचता है, एक डिलीवरी बॉय ऐसी जगह क्या कर रहा है? लीडर हंसता है, ये मानते हुए कि वो जरूर एक मामूली चोर होगा। ठीक तभी वोंग हान सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। वो हथियारबंद घुसपैठियों को नीचे देखता है और एक कैजुअल वेव के साथ उनका स्वागत करता है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो शांति से उन 3 हथियारबंद आदमियों से पूछता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? मस्कुलर लीडर अपना चाकू वोंग हान की तरफ करता है, कहते हुए, हम भाई हाओ के आदमी हैं, हमें चिन हाओ ने भेजा है। वो वोंग हान पर उनके बॉस की औरत सूची के साथ सोने का इल्जाम लगाता है, जबकि दूसरा गुंडा बेसब्री से कहता है, बातें बंद कर और सीधे इसकी टांगें तोड़ दे। बिल्कुल बेफिक्र वोंग हान बस पूछता है, तो तुम लोग इस बारे में क्या करने वाले हो? उसके इस घमंड से गुस्सा होकर गुंडे गालियां देते हुए आगे बढ़ते हैं। फाइट बेहद छोटी थी। वोंग हान कमाल की तेजी से मूव करता है। पहले हमलावर को एक शक्तिशाली लात से रोकता है जो उसके चेहरे पर लगती है और उसका सर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। कुछ ही सेकंड्स में 2 गुंडे बेहोश हो जाते हैं। सिर्फ उनका हैरान लीडर बचता है। वो मस्कुलर गुंडा विश्वास न करते हुए घूरता है। डिलीवरी गाइस के स्टैंडर्ड्स इतने हाई कब से हो गए? ये समझते हुए कि उसका सामना एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट से है। एक मामूली डिलीवरी गाय से हार ना मानते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है और अपने चाकू के साथ वोंग हान पर हमला करता है। वोंग हान आसानी से उस अंधाधुंध वार के ऊपर से कूद जाता है और एक ही झटके में उस आदमी के हाथ पर एक तबाहकुन लात मारता है। इस वार से चाकू हवा में उड़ जाता है और गुंडा जमीन पर गिर जाता है। तीनों हमलावरों के हारने के बाद वोंग हान बिखरे हुए शरीरों के बीच खड़ा था। लिंग शु, जो सीढ़ियों के ऊपर से ये फाइट देख रही थी, आखिरकार दहशत में चिल्ला उठती है। इस आवाज से नीचे पड़ा लीडर, जो पिटा हुआ था लेकिन होश में था, अलर्ट हो जाता है। उसके चिल्लाने से गुस्सा होकर वो उठने की कोशिश करता है और एक मौका देखता है निहत्थी लिंगशु की तरफ लपकता हुआ। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, वो उसे पकड़ लेता है और अपना चाकू उसके गले पर रख देता है, उसे बंधक बना लेता है। वो वोंग हान को घूरता है, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इसे मार डालूंगा। डरी हुई लिंगशु उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे दादा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वोंग हान बिल्कुल शांत रहता है। वो गुंडे को देखता है और एक ठंडी भावनाहीन आवाज में कहता है, मार दे, आगे बढ़। लिंगशु के गले पर लगे चाकू को नजरअंदाज करते हुए वोंग हान धीरे धीरे उस घबराए हुए गुंडे की तरफ बढ़ता है, उसे ताना मारते हुए, अब तक अपनी धमकी पर अमल क्यों नहीं किया? जब वोंग हान लगातार आगे बढ़ता रहता है तो वो ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या तू डर गया?
वो गुंडा पसीने से तरबतर और डरा हुआ उसे रुकने के लिए चिल्लाता है। एक पलक झपकते ही वॉन्ग हैन उनके बीच की दूरी को एक झटके में तय कर लेता है। इससे पहले कि गुंडा रिएक्ट कर पाता, वॉन्ग हैन तलवार के फ्लैट हिस्से को अपने अंगूठे और उंगली के बीच पकड़ लेता है, हथियार को पूरी तरह से रोक देता है। वो गुंडे को नफरत से देखता है और पूछता है, तुझे सच में लगता है कि तू इतना काबिल है कि मेरे सामने तलवार चला सके? गुंडा वॉन्ग हैन की इस असंभव ताकत से शॉक हो जाता है, दहशत में समझते हुए कि वो तलवार को हिला भी नहीं सकता। वॉन्ग हैन उसका मजाक उड़ाता रहता है, फिर से पूछते हुए, अब क्यों नहीं करता अपना काम? फिर सिर्फ अपनी उंगलियों के एक झटके से वो उस स्टील के ब्लेड को तोड़ देता है। मेटल के टुकड़े हवा में उड़ते हैं, जबकि गुंडा और लिंगशु हैरान होकर देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि गुंडा संभल पाता, वॉन्ग हैन उसे गले से पकड़ता है, उसे जमीन से ऊपर उठा लेता है और पूछता है, तो जैसा सड़ा हुआ झींगा मेरे सामने लड़ने के लायक भी है क्या? दम घुटने से गुंडा खुद को बचाने के लिए कहता है कि वो शक्तिशाली ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का मेंबर है। वॉन्ग हैन इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और उसे टालते हुए पूछता है, तो क्या? और उस आदमी का सर जमीन पर पटक देता है, उसे बेहोश कर देता है। लेकिन गुंडा अचानक होश में आता है और एक नई चाल चलता है। वो उठकर गिड़गिड़ाने लगता है, वॉन्ग हैन से कहते हुए कि वो अपराध के रास्ते पर ना जाए। इस अजीब अपील का कोई असर नहीं होता। वॉन्ग हैन उस आदमी के चेहरे पर एक बेहद क्रूर लात मारता है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है और उसके मुंह से खून निकलता है। पूरी तरह से टूटा हुआ गुंडा दया की भीख मांगता है। वो वॉन्ग हैन से रुकने की मिन्नत करता है, एक झूठी कहानी बनाते हुए कि उसकी 80 साल की मां है। आखिरी उम्मीद भरी कोशिश में वो वॉन्ग हैन को बताता है कि उसके पास एक जरूरी जानकारी है। उसके ऊपर खड़े होकर वॉन्ग हैन उस पिटे हुए गुंडे को उसके आखिरी शब्दों के लिए 3 सेकंड देता है। वो आदमी तेजी से अपनी जरूरी जानकारी बताता है। ब्रदर हाउ, चिन हाउ सूची को ढूंढने चले गए हैं और अगर तुम जल्दी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। ये खबर वॉन्ग हैन को हिलाकर रख देती है। गुस्से में कि गुंडे ने उसे ये जरूरी जानकारी पहले क्यों नहीं बताई, वो एक आखिरी जोरदार लात मारता है, उसे पूरी तरह से बेहोश कर देता है। ठीक तभी उन्हें दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर से आवाज आती है, हम पुलिस हैं। ये समझते हुए कि उसे तुरंत निकलना होगा, वॉन्ग हैन लिंगशु से कहता है, मैं सूची को ढूंढने जा रहा हूँ, ये सिचुएशन मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। वो उसे एक आखिरी इंस्ट्रक्शन देता है, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ था। जब वो भाग के जा रहा होता है तो वो कहती है, जाओ, उसे विश्वास दिलाते हुए कि उसे पता है क्या कहना है। एक पल बाद 2 पुलिस ऑफिसर विला में घुस जाते हैं। लीड ऑफिसर लिंगशु को अपना बैज दिखाता है और पूछता है कि क्या हुआ। जब 2 पुलिस कार बाहर आकर रुक जाती हैं तो वो बताना शुरू करती है कि वो नहा रही थी जब 3 आदमी चाकुओं के साथ अंदर घुस आए। उसके बयान के बाद पुलिस तीनों बेहोश गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। एक ऑफिसर अपने कैप्टन को रिपोर्ट करता है कि उन्हें सामने वाले विला में 2 लाशें मिली हैं, वो स्नाइपर्स जिन्हें वॉन्ग हैन ने मारा था, और कि वो मामूली लोग नहीं लग रहे हैं। शॉक होकर कैप्टन अपने आदमियों को सबको और सब कुछ स्टेशन ले जाने का आदेश देता है। इस बीच सूची एक बेडरूम में गुस्से से भरे चिन्हाव से घिरी हुई थी। वो अपने शैतानी इरादे जाहिर करता है, उसे उस समय की याद दिलाने के बाद जब उसने उसकी ड्रिंक में नशा मिलाया था, और डींग हाँकते हुए कहता है कि अब वो उस पर जबरदस्ती करेगा। डरी हुई सूची उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो और गुस्सा हो जाता है। वो हंसते हुए कहता है, मैंने उस डिलीवरी गाय को मारने के लिए आदमी भेज दिए हैं, और जब वो अपना काम खत्म कर लेंगे तो वो उसके सामने सूची के साथ जबरदस्ती करेगा। आखिरी हमले की तैयारी करते हुए वो कसम खाता है, मैं आज तुम्हारे साथ खेल कर तुम्हें मार डालूंगा। चिन्हाव छटपटाती हुई सूची को बेड पर दबोच रहा था। वो उससे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन वो ताना मारता है, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्योंकि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि डिलीवरी गाय अपने ही मसलों में उलझा हुआ है और आज वो उसकी इज्जत लूटेगा। जैसे ही वो झुकता है, एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है, जिससे उसका एक दांत फूटकर हवा में उछल गया। चिन्हाव लुढ़कता हुआ कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। दरवाजे पर वॉन्ग हान खड़ा था, जो गिरे हुए चिन्हाव को देखकर ठंडे अंदाज में कहता है, लगता है तू जीने से उब गया है, जो तूने मेरी औरत पर हाथ डालने की हिम्मत की। अपने घुटनों के बल उठकर और अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़कर चिन्हाव गुस्से में पूछता है, डिलीवरी गाय, तू जानता है मेरा बाप कौन है? इस बात से बेपरवाह वॉन्ग हान कहता है, तेरा बाप कोई भी हो, उसे तेरे जैसे बेटे की हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। गुस्से में चिन्हाव उठता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेरा बाप चिन गैंग है, जैंगनिंग शहर का सबसे अमीर आदमी, उसके खिलाफ जाना मौत को बुलावा देना है। फिर वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वॉन्ग हान आसानी से उस अनाड़ी हमले से बच जाता है और एक जोरदार लात मारता है, उसे लूजर कहकर खारिज कर देता है। इस बार से चिन्हाव उड़ता हुआ एक फर्नीचर से टकराता है और पूरी तरह बेहोश हो जाता है। वॉन्ग हान फिर सहमी हुई सूची की तरफ मुड़ता है और नरमी से कहता है, डरो मत, सब खत्म हो गया है। वो उसे एक सुरक्षात्मक एहसास के साथ गले लगा लेता है, जबकि वो कहती है कि वो कितनी खुश है कि वो आ गया।
वो उसे अपने पास रखता है और विश्वास दिलाता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई भी तुम्हें दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच पिटा हुआ चिन्हाव मुश्किल से उठता है और कमरे से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकल जाता है और एक आखिरी धमकी बुदबुदाता है, बस इंतजार करो बदबूदार डिलीवरी गाय। जब तुरंत का खतरा टल जाता है तो सूची वोंग हान को देखती है और पूछती है, टाइम क्या हुआ है? कंफ्यूज होकर वो पूछता है, क्या हुआ? वो बताती है कि वो अपनी कंपनी में एक जरूरी मीटिंग के बारे में भूल ही गई थी और पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ वोंग हान बिना हिचकिचाए हाँ कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा। सूची और वोंग हान एक लाल स्पोर्ट्स कार में एक बड़ी मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक आदमी सूची का अभिवादन करता है, प्रेसिडेंट लियू पहले से ही कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। वो अंदर जाते हैं और सूची देर से आने के लिए एक बिजनेस सूट पहनी हुई महिला से माफी मांगती है। वो महिला प्रेसिडेंट लियू और कोई नहीं बल्कि वोंग हान की असिस्टेंट लियू यूए थी। वो उसे देखकर चौंक जाती है और लगभग उसे यंग मास्टर कहने ही वाली थी, लेकिन वोंग हान तेजी से एक इशारे से उसे रोक देता है। तेजी से सोचते हुए वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वे पुराने क्लासमेट्स हों। इससे सूची हैरान रह जाती है, जिसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वोंग हान और शक्तिशाली प्रेसिडेंट लियू एक दूसरे को जानते हैं। सूची इस इत्तेफाक पर कमेंट करती है और लियू यूए घबराहट में हाँ कहती है। जब सब बैठ जाते हैं लियू यूए काम शुरू करने के लिए तैयार है और सूची शुरू करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाले होते हैं दरवाजा जोर से खुलता है। सूची के दादा, उसके पिता और सू परिवार के 2 और आदमी अंदर आते हैं, प्रेसिडेंट लियू की चापलूसी करते हुए, और कहते हैं कि वो कितने सम्मानित महसूस कर रहे हैं। वो जोर देते हैं कि इतने जरूरी प्रोजेक्ट के लिए वो लापरवाही नहीं कर सकते। चौंकी हुई सूची अपने दादा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और लियू यूए अदब से उनका अभिवादन करती है। दादा बताते हैं कि वो नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को लेकर इतने एक्साइटेड थे कि वो सीधे यहाँ चले आए। उनका दोस्ताना बर्ताव तब गायब हो जाता है जब उनकी नज़र वोंग हान पर पड़ती है। वो गुस्से में सूची से पूछते हैं, तुम इतनी ज़रूरी मीटिंग में एक बाहर वाले को क्यों लाई हो? सूची अपनी बात पर अडिग रहती है, अपने दादा को याद दिलाते हुए, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ तो ये मेरा हक है कि मैं किसे साथ लाऊं। इससे उसके पिता सू जानविया गुस्से में हो जाते हैं, जो उस पर चिल्लाते हैं, कब से तुम कंपनी के लिए बोलने लगी हो? वो उसे नीचा दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अपनी सीट अपने भाई के लिए छोड़ दो और जाओ प्रेसिडेंट लियू के लिए पानी लेकर आओ। आखिर में एक और आदमी सूची का अंकल सू जियानझांग आखिरी वार करता है। वो घमंड से सूची से कहता है, अब से कंपनी के सारे मामले सूले को सौंप दिए जाने चाहिए। तुम्हारी शादी जल्द ही होने वाली है, अपनी जगह समझो। जब सू परिवार सूची को किनारे करने की कोशिश करता है, वोंग हान आखिरकार बोलता है। अपने हाथ सीने पर बांधे और एक तेज नजर के साथ वो उनसे पूछता है, तुम लोग समझते क्या हो खुद को? ये प्रोजेक्ट शुरू में सूची को दिया गया था, आप लोग उससे उसका हक नहीं छीन सकते। इससे सूची के दादा गुस्सा हो जाते हैं, जो वोंग हान पर चिल्लाते हैं, चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। सू ले भी एक घमंडी मुस्कान के साथ शामिल हो जाता है, सूची का मजाक उड़ाते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड एक डिलीवरी गाय है। फिर वो अपने दादा को बताता है, मैंने सुना है कि वो इस आदमी के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ये खुलासा दादा को गुस्से से भर देता है। वो वोंग हान की तरफ इशारा करते हैं और सूची को आदेश देते हैं कि इस घटिया कचरे को तुरंत बाहर निकालो, ऐलान करते हुए कि वो और उसका कुत्ता कंपनी से बैंड है। सूची वोंग हान के बचाव में कूदती है, ये कहते हुए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या करता है, क्योंकि वो ईमानदारी से पैसे कमाता है और आपको उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। उसका विरोध उस बुजुर्ग आदमी को और गुस्सा दिलाता है। ये देखते हुए कि सिचुएशन बिगड़ रही है, वोंग हान सूची के साथ जाने के लिए उठता है। वो अपने परिवार से कहता है, तुम लोग बेशर्म हो, और अपनी शर्त दोहराता है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सूची ही हैंडल करेगी। दादा उससे भिड़ जाते हैं, एक मामूली डिलीवरी गाय को डिमांड रखने का क्या हक है? जवाब देने के बजाय वोंग हान घबराई हुई लियूये की तरफ मुड़ता है। वो उसे आराम से ओल्ड क्लासमेट कहता है और उसे एक एहसान करने को कहता है। वो कहता है, सूची मेरी मंगेतर है और ये प्रोजेक्ट सिर्फ उसे ही दिया जाना चाहिए। उसकी कमांडिंग नजरों के दबाव में लियू यूए ना चाहते हुए भी मान जाती है। सूले चौंक जाता है और बहस करने की कोशिश करता है, प्रेसिडेंट लियू को बताते हुए कि सूची गैर जिम्मेदार है और कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती। जोर देकर कहते हैं कि वो एक बेहतर विकल्प होगा, लेकिन लियू यूए वोंग हान के आदेशों का पालन करते हुए उसे नजरअंदाज करती है और सीधे दादा से बात करती है। वो कहती है कि उसकी कंपनी सिर्फ सूची के साथ काम करेगी। अगर सू परिवार सहमत नहीं हो सकता तो हम कोई और पार्टनर ढूंढ लेंगे। दादा हैरान रह जाते हैं और उसके बॉस से बात करने की मांग करते हैं। लियू यूए एक आखिरी और सबसे करारी चोट करती है। वो उन्हें बताती है कि उसके पास पूरा अधिकार है और वो परिवार के मुखिया उसके बॉस से मिलने के लायक नहीं है। ये कठोर शब्द उस बुजुर्ग आदमी को पसीने से तरबतर कर देते हैं और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। अपने परिवार के सामने पूरी तरह से हारा और अपमानित महसूस करता है।
पूरी तरह से हारकर सूची के अंकल सू जियानझांग तेजी से अपना सुर बदलते हैं। वो प्रेसिडेंट लियू से कहते हैं गुस्सा मत होइए, और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उनकी मांगे पूरी करेंगे, सूची को इंचार्ज बनाने के लिए सहमत होते हुए। उसके ससुर भी सहमत होते हैं, कहते हैं जब तक हमें पार्टनरशिप मिलती है तो ठीक है, अगर सूची ही इसे करें। संतुष्ट होकर लियू युए कहती है कि वो आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अब कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए लियू युए सूची के पास खड़ी होती है और बाकी सू परिवार को भेज देती है। वो उन्हें कहती है मुझे और सूची को कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स अकेले में डिस्कस करनी है, आप लोग जा सकते हैं। विरोध करने की कोई शक्ति ना होने के कारण सू जियान ने सिर्फ सहमत हो सकता है और वो अपने हैरान ससुर को कमरे से बाहर ले जाने में मदद करता है। जब हारे हुए आदमी बाहर निकलते हैं, सूले अपने पिता से विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जल्दी से चुप करा के बाहर भेज दिया जाता है। जब वो चले जाते हैं, वोंगहान दरवाजे को बंद होते हुए एक मुस्कान के साथ देखता है, सोचते हुए क्या जोकर्स हैं ये लोग, खुद चलकर अपनी बेइज्जती करवाने आए थे। लियू युए फिर प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सूची को रिव्यू करने के लिए देती है। इस बीच कहीं और एक ऑफिस में गुस्से में भरा सूले अपने पिता सू जियानझांग से भिड़ जाता है, पूछते हुए आपने उस सूची को इंचार्ज कैसे बनने दिया। सू जियानझांग शांति से अपनी डेस्क पर बैठा उसे चिंता ना करने को कहता है, मेरे पास एक प्लान है। जब सूले अपने चाचा सू जियानये को जाने को कहता है तो उसका पिता उसे रोकता है, हम सब एक ही तरफ हैं। फिर वो एक चौंकाने वाला पारिवारिक राज खोलता है, सूची मेरी असली बेटी नहीं है। सूले और सू जियानये दोनों हैरान रह जाते हैं। सू जियानझांग पूछता है कि क्या उसकी भाभी ने उसे धोखा दिया, लेकिन सू जियानये सच बताता है। वो बताता है मेरी पत्नी यांग हुईमेन बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने सूची को गोद लिया था। फिर वो शिकायत करता है और अब उसने एक डिलीवरी गाय के साथ उलझकर परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। सोच में डूबा सू जियानझांग पूछता है, सूची के असली माता पिता कौन हैं? सू जियानये इस सवाल को टाल देता है, मुझे नहीं पता, शायद वो मर चुके हैं, उसके पास बस एक बेकार जेड पेंडेंट था। बेसब्र सूले बीच में बोलता है, अपने पिता का प्लान सुनने के लिए उत्सुक। एक शैतानी मुस्कान के साथ सू जियानझांग अपनी स्कीम बताता है। वो कहता है अभी इंतजार करो और सूची को प्रोजेक्ट संभालने दो, जब वो सारी मेहनत कर लेगी तो मेरे पास उससे वो छीनने का एक तरीका है। प्लॉट को समझते हुए सूले के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट शातिर मुस्कान आ जाती है।